नमस्कार, हिस्ट्री शीटर के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। आज हिस्ट्री शीटर में एक ऐसी दास्तां जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड की परिभाषा बदल देती है। आज कहानी मुंबई की पहली लेडी डॉन की। वो बंदूक से गोली नहीं चलाती थी, लेकिन उसकी बोली किसी गोली से कम नहीं थी। जिसके नाम पर दाऊद इब्राहिम और करीम लाला जैसे डॉन सलाम ठोकते थे, जिसकी एक चाल पर पूरा अंडरवर्ल्ड नतमस्तक हो जाता था, जिसके नाम का सिक्का अक्खे मुंबई में चलता था। कौन थी वो औरत जिसने मर्दों के इस काले साम्राज्य पर राज किया? कैसे बनी मुंबई की सबसे खौफनाक लेडी डॉन? आज हिस्ट्री शीटर में उस राज से उठेगा पर्दा। 60 और 70 का दशक मुंबई की गलियों में अंडरवर्ल्ड का साया था। बड़े बड़े नाम, खौफ के कारोबार, और उसी अंधेरे के बीच एक नाम उभरता है, जेनाबाई। एक ऐसी लेडी डॉन जिसके नाम भर से बड़े बड़े डॉन सलाम ठोकते थे। बंदूक उसकी पहचान नहीं थी, लेकिन उसका हुक्म कानून बन जाता था। जिसका नाम ही काफी था और जिसका जराइम का साम्राज्य पूरी मुंबई को खौफ में रखता था। यह कहानी है उस औरत की जिसने अंडरवर्ल्ड पर अपने अंदाज में राज किया। एक समय था जब मुंबई की गलियों में कानून नहीं, डॉन का हुक्म चलता था। करीम लाला, हाजी मस्तान और बाद में दाऊद इब्राहिम, ये वो नाम थे जिनसे मुंबई कांपती थी। लेकिन इसी मुंबई में एक ऐसा नाम भी था जिसके सामने ये सारे डॉन सिर झुकाते थे। उस औरत का नाम था जेनाबाई दारूवाली। सत्तर का दशक मुंबई अंडरवर्ल्ड का स्वर्ण युग। स्मगलिंग, दारू, हवाला और रंगदारी, हर धंधे में खून की गंध। लेकिन इस पूरी जराइम की दुनिया में एक औरत ऐसी थी जिसे कोई डॉन नहीं बल्कि मासी कहकर बुलाता था। हाजी मस्तान से लेकर दाऊद तक सब जेनाबाई को सलाम ठोकते थे। जेनाबाई की ताकत बंदूक नहीं थी, उसकी ताकत थी उसका दिमाग, उसका नेटवर्क और उसका रुतबा। कौन सा धंधा कहां चलेगा, किस इलाके में किसका कब्जा होगा, ये सब तय होता था जेनाबाई की राय से। इसलिए कोई भी बड़ा डॉन उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। मुंबई अंडरवर्ल्ड का सफर सिर्फ करीम लाला, हाजी मस्तान या फिर दाऊद इब्राहिम तक ही सीमित नहीं था, बल्कि एक और नाम था जो इन सबसे कहीं पहले और इन सबसे कहीं ऊपर था। वो नाम था जेनाबाई दारूवाली का। एक गरीब घर की बेटी से लेकर अंडरवर्ल्ड की मौसी बनने तक का ये सफर, ये कहानी है मुंबई अंडरवर्ल्ड की सबसे पहली माफिया क्वीन की। जेनाबाई का असली धंधा था दारू। मुंबई में अवैध शराब का एक बड़ा नेटवर्क, इसके साथ स्मगलिंग के दूसरे धंधे, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, विदेशी माल, पैसा बेहिसाब, रुतबा बेमिसाल।
यहीं से जेनाबाई को मिला वो नाम, मुंबई की माफिया क्वीन। इमरजेंसी के बाद देश की राजनीति बदली और उसके साथ मुंबई का अंडरवर्ल्ड, नए नए डॉन, नए नए गैंग, नया खून, गैंगवार शुरू हो गया। हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन और उभरता हुआ दाऊद इब्राहिम सब अपना नेटवर्क फैलाने में लगे थे। कि जैनाबाई उस समय की सबसे बड़ी डॉन थी। उससे ऊपर बड़ा डॉन उस समय मुंबई के अंदर नहीं था, बल्कि कहें कि हिंदुस्तान में उसकी तूती बोलती थी। इसी क्रम के अंदर हाजी मस्तान, वरदराजन, दाऊद इब्राहिम, जितने बड़े बड़े उस टाइम के गैंगस्टर थे उसकी शरण में आ जाते थे, उससे आशीर्वाद लेते थे, क्योंकि जब आपस में गैंगवार होती थी तो एक तरह से उनको रिजॉल्व करती थी, उनका रास्ता सुलझाती थी और किसी किनारे पर उनको लगाती थी। इसी क्रम के अंदर उसको एक माँ के रूप में माना जाता था, इसलिए उसको लेडी डॉन भी कहा गया। बहुत सारे उसके नाम आज भी दिए जाते हैं, तमाम तरह के उसके लिए किंवदंतियां हैं और तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। इसी दौरान जेनाबाई का बड़ा बेटा भी अंडरवर्ल्ड में तेजी से आगे बढ़ने लगा। वो अपनी पहचान बना ही रहा था कि एक दिन गोली चली और जेनाबाई का बेटा मार दिया गया। ये वो झटका था जिसने माफिया क्वीन को अंदर से तोड़ दिया। पुलिस और जेनाबाई दोनों हत्यारों तक पहुंचे, लेकिन फिर जेनाबाई ने ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उसने कहा कि इन्हें छोड़ दो, इनकी सजा ऊपर वाला देगा। अंडरवर्ल्ड में ये बात पहली बार हुई थी। बेटे की मौत और बढ़ती उम्र, जेनाबाई अब बदल रही थी। वो जराइम की दुनिया से दूरी बनाने लगी। हिंदू मुस्लिम एकता, सांप्रदायिक सौहार्द, जहां कहीं दंगे होते, जेनाबाई दोनों समुदायों के रसूखदार लोगों को साथ लेकर मौके पर पहुंचती। उनकी छवि धीरे धीरे बदलने लगी, लेकिन अंडरवर्ल्ड भावनाओं से नहीं चलता। नए नशे, नए स्मगलिंग, नई पीढ़ी के डॉन, जेनाबाई इन सब से दूर होती चली गई। उसका नेटवर्क टूटने लगा और जब रसूख घटा तो हाजी मस्तान से लेकर दाऊद तक सबने दूरी बना ली। वो एक तरह से मुखिया बन चुकी थी, एक तरफ से जज बन चुकी थी। जितनी भी गैंगवार होती थी, जितनी भी इस तरह के क्राइम के चीज़ें होती थी, वो डायरेक्ट उनको कांटेक्ट करती थी, उनको बुलाती थी, उनको आमने सामने बैठाकर तमाम मामले रिजॉल्व कराती थी। इसी क्रम के अंदर जितने भी उस समय के टॉप के गैंगस्टर्स थे, उसको एक माँ के रूप में एक अपना आशीर्वाद लेने के लिए उससे आते थे, और जो वो कहती थी मुंबई शहर के अंदर वही होता था। जिस औरत के इशारे पर एक दौर में मुंबई का अंडरवर्ल्ड चलता था, वही औरत आखिर में अकेली पड़ गई। ये कहानी है ताकत की, दहशत की और वक्त के उस सच की कि अपराध की दुनिया में कोई स्थायी नहीं होता। ज़ैनब एक मामूली नाम,
एक गरीब घर की पहचान, लेकिन हालात ऐसे बदले कि जैनब धीरे धीरे जीनाबाई बन गई। गरीबी ने रास्ता दिखाया और मजबूरी ने तस्करी का दरवाजा खोला। शुरुआत हुई अवैध शराब से और यहीं से जीनाबाई बनी जीनाबाई दारू वाली। एक एक बोतल से कारोबार बढ़ता गया, नेटवर्क फैलता गया और खौफ भी बढ़ता गया। झुग्गियों से निकलकर अंडरवर्ल्ड तक का सफर किया, जहां गरीबी ने एक औरत को डॉन बना दिया। यह कहानी है मजबूरी से माफिया बनने तक की। मुंबई एक ऐसा शहर जहां सपने बिकते हैं और जरूरत पड़े तो जिंदगी भी। अंडरवर्ल्ड का नाम आते ही दिमाग में करीम लाला, हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन सब डॉनों से पहले और इन सब डॉनों के ऊपर एक औरत थी जिसे सब मौसी कहकर बुलाते थे, जिसके इशारे पर गैंगवार रुक जाते थे, जिसके फैसले अंडरवर्ल्ड में पत्थर की लकीर माने जाते थे। उस औरत का नाम था जेनाबाई दारूवाला। साल 1920, मुंबई का डोंगरी इलाका। यही एक गरीब मुस्लिम मेमन हलाई परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया जैनब। 6 भाइयों के बीच वो अकेली बहन थी। घर एक छोटी सी खोली। पिता ठेले पर सामान ढोते थे और सवारियां लाते ले जाते थे। पैसा कम था लेकिन हौसला बहुत बड़ा। आजादी की लड़ाई चल रही थी। डोंगरी की गलियों में नारे गूंज रहे थे। जैनब छोटी उम्र में आंदोलन में शामिल होने लगी। कभी किसी हिंदू को मुस्लिम से बचा लेती, तो कभी घायल आजादी के सिपाही को घर में छुपा लेती। यही जिद्दीपन आगे चलकर उसे अंडरवर्ल्ड की रानी बनाने वाला था। बॉम्बे अंडरवर्ल्ड बंदूक से नहीं बल्कि इजाजत से चलता था, और ये इजाजत आती थी एक महिला के पास से, जिसका नाम था जेनाबाई दारूवाली। हाजी मस्तान जिसे सलाह लेने आता था, दाऊद इब्राहिम जिसे प्यार से मासी कहता था। ये कहानी है उस माफिया क्वीन की जिसके एक इशारे पर गैंग वॉर थम जाती थी। उस दौर में लड़कियों की जिंदगी का फैसला जल्दी हो जाता था। जैनब की शादी भी महज 14 साल की उम्र में कर दी गई। शादी के बाद भी वो आंदोलन में जाती रही, लेकिन जब भी वो किसी हिंदू को पुलिस से बचाती, पति उसे बेरहमी से पीटता। फिर आया 1947 बंटवारे का साल। देश टूटा, लोग उजड़े। जैनब के पति ने कहा पाकिस्तान चलो, लेकिन जैनब ने साफ मना कर दिया। नतीजा ये रहा कि पति अकेले पाकिस्तान चला गया। पीछे छोड़ गया जैनब और उसके 5 बच्चे। जैनाबी और जैनाबाई, इनका जन्म एक चाल के अंदर, झुग्गी झोंपड़ी के अंदर, डोंगरी एरिया के अंदर हुआ था। बहुत ही गरीब परिवार में पैदा होने के बाद 5 बच्चों की मां बनी। 14 साल की उम्र में शादी होगी। उसी दौरान हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। पति ने उनको जिद करी कि तुम्हें बच्चों के साथ पाकिस्तान चलना होगा, परंतु वो पाकिस्तान जाना नहीं चाहती थी। वो भारत में ही बसना चाहती थी, मुंबई के अंदर ही बसना चाहती थी। अल्टीमेटली उनका जो डिसीजन था, उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया और अपने 5 बच्चों के साथ डोंगरी के एक छोटी सी झुग्गी के अंदर उन्होंने जीवन शुरू किया। चुनौती ये थी कि 5 बच्चे और खुद अपने शरीर के ऊपर, और बच्चों को कैसे पढ़ाना लिखाना, उनके शिक्षा, उनका भोजन का इंतजाम किया जाए।
तो धीरे धीरे उन्होंने बहुत छोटे लेवल से अपना काम शुरू किया, क्योंकि उस टाइम शराब की छोटी छोटी थैली या बॉटली बेचना एक आम था मुंबई के अंदर, चोरी छिपे। तो इस तरह से वो दारूवाली के नाम से भी जाने लगी, जैनाबाई दारूवाली। और दारूबाई की जो कहानी थी वो धीरे धीरे बढ़कर अपराध की दुनिया में उसका कनेक्शन ऑटोमेटिक शुरू हो गया। उसको यही नहीं पता लगा कि वो कब अपराध की दुनिया में आ गई। अब सवाल था, पेट कैसे भरे, बच्चे कैसे पले, घर कैसे चले। देश आजाद हुआ था लेकिन हालात बदतर थे। मुंबई में राशन की भारी किल्लत थी। सरकार ने सस्ते राशन की स्कीम शुरू की। यही जैनब को पहली बार धंधा दिखाई दिया। उसने चावल बेचने शुरू किए। धीरे धीरे ये काम राशन स्मगलिंग में बदल गया। हालांकि चावल का धंधा ज्यादा नहीं चला, लेकिन जैनब ने एक चीज सीख ली, कानून से आगे कैसे सोचना है। इसी दौरान जो प्रधानमंत्री थे भारत के, मोरारजी देसाई, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर शराबबंदी लागू कर दी और जैनाबाई का शराब का धंधा लगभग बंद हो गया। अब फिर वही प्रॉब्लम आई कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, अपना एग्जिस्टेंस कैसे बरकरार रखा जाए। तो उन्होंने चावल की स्मगलिंग में हाथ आजमाना शुरू किया, क्योंकि उस टाइम जो राशनिंग थी और शॉर्टेज थी चावल की, तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर, खास तौर से मुंबई के अंदर चावल वो लाना और चावल को महंगे दाम पर बेचना, इसमें उन्होंने बहुत मोटा मुनाफा कमाया। परंतु उसमें डर ये था कि जो उस टाइम बड़े बड़े क्रिमिनल या गैंगस्टर्स थे, उनसे कैसे बचाव करा जाए, कैसे पैसे को छिपा कर रखा जाए, कैसे चावल की स्मगलिंग कंटिन्यू किया जाए। तो इसी दौरान में उनका बहुत सारे गैंगस्टर्स के साथ मिलना जुलना हुआ, जिनमें वरदराजन, दाऊद इब्राहिम और कास्कर और तमाम बड़े बड़े क्रिमिनल्स थे उस टाइम के। उनके साथ में उसका उठना बैठना शुरू हो गया और उसने उनको इस तरह से साथ मिलाया कि पुलिस के साथ भी उसका संपर्क बना रहे और इन गैंगस्टर्स के साथ भी उनका संपर्क बना रहे। चावल की स्मगलिंग के दौरान उसका संपर्क दारू बनाने वालों से हुआ, जहां उसे असली पैसा दिखा। जैनब ने खुद दारू बनाना सीखा, डोंगरी में ही अवैध शराब बनाना और बेचना शुरू कर दिया। धंधा चला, खूब चला, इलाके में उसकी धमक बन गई। अब लोग उसे जैनब नहीं, जैनाबाई दारूवाला कहने लगे। उसके शागिर्द बन गए, पैसा आने लगा और दारू के साथ जुर्म की दुनिया के दरवाजे खुलने लगे। 20 साल के अंदर जैनाबाई मुंबई की सबसे ताकतवर शख्सियत बन चुकी थी। छोटा मोटा अपराध नहीं, पूरे जराइम के कारोबार पर उसकी पकड़ थी। वरदराजन, मुदलियार, करीम लाला, हाजी मस्तान, सब जैनाबाई को बहन या मौसी कहकर बुलाते थे। गैंगवार होता तो जैनाबाई रुकवा देती, किसी डॉन पर पुलिस का शिकंजा कसता तो रास्ता निकलवाती। साल 1960 के दशक में उसे नकली दारू के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ ही घंटों में पूरा पुलिस महकमा हिल गया और जैनाबाई रिहा हुई। इसके बाद पुलिस भी उससे टकराने से कतराने लगी। जैनाबाई दारूवाला एक माँ, एक बहन और एक अंडरवर्ल्ड की पहली माफिया क्वीन बनी। जिस औरत को सरकार भी पूरी तरह नहीं तोड़ पाई, जिसका हर आदेश अंडरवर्ल्ड के लिए कानून था, आज भले ही उसका नाम इतिहास के पन्नों में दब गया हो, लेकिन मुंबई के अंडरवर्ल्ड की नींव में जैनाबाई दारूवाला की परछाई आज भी मौजूद है। जिसके नाम से बड़ी बड़ी शख्सियतें कांप उठती थी, जिसकी साइन के बिना कोई बिल्डर नई इमारत की एक ईंट तक नहीं रखता था। हाजी मस्तान हो, करीम लाला हो या फिर दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े नाम भी जैनाबाई के सामने आपा और मासी कहकर दहलीज पर सिर झुकाते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब जैनाबाई को दाऊद इब्राहिम से सबसे ज्यादा अफसोस हुआ।
जब दाऊद ने अंडरवर्ल्ड की सरहद पार कर मासूमों को निशाना बनाया। जिना बाई का मानना था अपराध का भी एक उसूल होता है और उसी उसूल को तोड़कर दाऊद ने उसकी नजरों में खुद को गिरा दिया। कौन सा वो काम था जिसने आपा को दुखी कर दिया? मुंबई, जिसे कभी बॉम्बे कहा जाता था, एक ऐसा शहर जहां कभी कानून से ज्यादा डॉन का हुक्म चलता था। हाजी मस्तान, करीम लाला, दाऊद इब्राहिम, अबू सलेम, इन नामों से बॉम्बे की गलियां कांपती थी। बिना इजाजत न कोई एक्टर फिल्म साइन कर सकता था, न कोई बिल्डर इमारत खड़ी कर सकता था। लेकिन इसी पूरी अंडरवर्ल्ड सल्तनत के ऊपर एक और नाम था, एक ऐसी क्वीन जिसके सामने ये सारे डॉन सिर झुकाते थे। अंडरवर्ल्ड की वो माफिया क्वीन जिससे सलाह लेने हाजी मस्तान आता था, जिसे देखकर दाऊद इब्राहिम अदब से मासी कहता था। उस औरत का नाम था जेनाबाई दारूवाली। जेनाबाई की शुरुआत बंदूक से नहीं, शुरुआत हुई अनाज की तस्करी से। उस दौर में जब बॉम्बे में कालाबाजारी चरम पर थी। जेनाबाई ने लॉजिस्टिक्स, सप्लाई और नेटवर्क का ऐसा जाल बुना कि देखते ही देखते वो अंडरवर्ल्ड की जानी मानी हस्ती बन गई। जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड को खड़े होते हुए भी देखा और उसे टूटते हुए भी देखा। लेकिन साल 1993 के बम धमाकों ने जेनाबाई दारूवाली को अंदर तक तोड़ दिया था। कहा जाता है कि अगर जेनाबाई का नेटवर्क जिंदा होता तो शायद मुंबई लहूलुहान ना होती। ये कहानी सिर्फ एक माफिया क्वीन की नहीं है, बल्कि ये कहानी पछतावे की भी है। जेनाबाई की ताकत उसकी आवाज में नहीं, उसकी ताकत थी उसकी समझ, उसकी पकड़ और उसका संतुलन। वो जानती थी कि किससे लड़ना है और किससे नहीं, कहां पैसा लगाना है और कब पीछे हटना है। इसलिए पुरुषों के दबदबे वाले अंडरवर्ल्ड में भी जेनाबाई टिक पाई। जेनाबाई के दाऊद इब्राहिम के पिता से गहरे रिश्ते थे। वो उनके घर आना जाना रखती थी। इसी वजह से दाऊद उन्हें मासी कहकर बुलाता था। जब दाऊद जराइम की दुनिया में कदम रखा था, तब वो जेनाबाई के साये में ही रहा। उसकी हर चाल, हर हरकत जेनाबाई की नजर में थी। उधर हाजी मस्तान, जो खुद अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम था, वो भी जेनाबाई को आपा यानी बड़ी बहन कहकर बुलाता था। बड़े फैसलों से पहले सलाह लेना, राय मशवरा करना, ये सब जेनाबाई के बगैर अधूरा माना जाता था। देखिए, दाऊद इब्राहिम को कितनी बार ही उसने पुलिस से बचाया, उसके अपने घर वालों से बचाया। उसके पिता चूंकि पुलिस में थे, वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक अपराधी बने, परंतु वो कहती थी कि यदि ये दूसरे गैंगस्टर्स को या दूसरे लोगों को नहीं मारेगा तो आप इसकी कबर देखोगे, एक दिन इसकी कबर पे जाना पड़ेगा दाऊद इब्राहिम की। तो उसके पिता को कुछ बातें उनकी अच्छी लगती थी कि चलो बेटे की प्रोटेक्शन के लिए यदि उसका किसी से झगड़ा हो रहा है, किसी से लड़ाई हो रही है, तो वो अपनी ज़िंदगी कम से कम बचा पा रहा है। तो इसी क्रम के अंदर वो उसको माँ की तरह, आपा की तरह मानता था, उसके पैर छूता था
और जब तक वो बैठने के लिए भी नहीं कहती तब तक वो उनके सामने बैठने की जरूरत भी नहीं कर सकता था, हिम्मत भी नहीं कर सकता था। परंतु जो उसकी चाह थी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैंगस्टर बनने की थी। जैसे ही जेना बाई की डेथ हुई उसने खुलकर बैटिंग शुरू कर दी और इसी क्रम के अंदर वो दिल्ली ही नहीं पूरे मुंबई और पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम बन गया। उस दौर में अंडरवर्ल्ड पूरी तरह पुरुषों का गढ़ था। एक महिला के लिए वहां टिकना आसान नहीं था, लेकिन जेना बाई ने इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। वो ना चीखी ना धमकाई, बस चुपचाप ऐसा नेटवर्क खड़ा किया कि हर बड़ा डॉन उसके खिलाफ जाने से पहले 100 बार सोचता था। कई बार जो गैंगस्टर्स थे वो इस तरह की कोशिश करते थे कि उसके ऊपर करके कोई अपना काम कर लें या अपना कोई स्मगलिंग का धंधा या एक्सटॉर्शन कर लें, परंतु उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि उसके पास में तमाम की नब्ज थी। उसको पता था कि वीक पॉइंट्स कहाँ है, मुझे कहाँ हिट करना है। तो जो पुलिस वालों से जो उसकी मिली भगत थी, उसकी जानकारी थी, वो पुलिस को प्रोवाइड कराकर उनको अरेस्ट करा देती थी। वो एक तरह से पुलिस की बहुत गहरी दोस्त बन चुकी थी। मुखबर तो थी पुलिस के साथ में, यहाँ तक कहा जाता है कि पुलिस को वो पैसे से लेकर तमाम चीज़ें मुहैया कराती थी जो भी पुलिस ऑफिसर्स उस समय के चाहते थे कि उनको इस तरह की चीज़ें दी जाएं, क्योंकि जेना बाई अब बहुत मजबूत स्थिति में थी, फाइनेंशियल स्थिति बहुत स्ट्रांग थी। चावल के धंधे में, शराब के धंधे में, एक्सटॉर्शन के धंधे में जो भी इतना पैसा उसने कमा लिया था, तो पूरा फ़ायदा पुलिस वालों के साथ भी लेती थी, क्योंकि ये गिव एंड टेक वाली कहानी थी कि तुम मुझे मदद करो, मैं आपकी मदद करूँ। जब बॉम्बे में गैंगवार शुरू हुए, जब दाऊद, अबू सलेम, छोटा शकील जैसे नाम उभरने लगे, तब भी जेना बाई एक छाया की तरह मौजूद रही, ना सामने ना पीछे, लेकिन हर जगह। फिर वक्त बदला, नए डॉन आए, नया पैसा, नई हिंसा। जेना बाई धीरे धीरे सक्रिय अंडरवर्ल्ड से दूरी बनाने लगी, और यही अंडरवर्ल्ड का नियम है, जब रसूख घटता है तो सलाम भी कम हो जाते हैं। जिस मुंबई में कभी जेना बाई का साया था, वही मुंबई आगे चलकर और खतरनाक हो गई। लेकिन इतिहास आज भी गवाही देता है कि एक दौर ऐसा भी था जब हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम और बड़े बड़े डॉन एक औरत के सामने सिर झुकाते थे। उस औरत का नाम था जेना बाई दारूवाली। जेना बाई दारूवाले की जो मौत है बड़ी रहस्यमय स्थिति के अंदर हुई। कोई लोग कहता है कि उसको तपेदिक हो गई थी, कोई कहता है कैंसर हो गया था, कोई कहता था उसको स्लोई पॉइजन दिया जाता था। वो अपने आप में आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन फिर आया साल 1993, मुंबई बम धमाके के शहर खून से लथपथ। कहा जाता है कि जेना बाई इससे टूट गई थी। उन्हें अफसोस था कि अगर मेरा नेटवर्क अब भी होता तो शायद ये धमाके रोके जा सकते थे। दाऊद को लेकर उनकी नाराजगी और गहरी हो गई। इन सब का असर उनकी सेहत पर पड़ा, बीमारी बढ़ी और कुछ साल बाद मुंबई की माफिया क्वीन हमेशा के लिए खामोश हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हिस्ट्री शीटर में आज फिलहाल इतना ही। आज आपने जानी एक ऐसी कहानी जो नाम से नहीं खौफ से जानी जाती थी। अगली बार फिर लौटेंगे किसी डॉन की दास्तां के साथ, किसी अपराधी की हकीकत और किसी इंसानी शक्ल में छिपे हैवान का सच। अगली मुलाकात होगी एक नई क्राइम कुंडली के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें।